नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज जो इस चैनल पे चल रही है उसके तहत आज हम लोग मई 2022 की जो प्रतियोगिता दर्पण है उसको 130 एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और इस 130 एमसीक्यू में हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक जगत से कोई खबर हो या फिर खेल जगत से हो या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो या फिर कोई भी नहीं ऐसे प्रश्न हो जो कि आगामी परीक्षा में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और फिर जहां ज़रूरत होगी वहां व्याख्या या फिर चार्ट या फिर पिक्चर के माध्यम से इस पूरे पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से आपको बता दूं कि इस चैनल का अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर पूरा दिन आगामी परीक्षा की तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण क्विज चलाए जाते हैं। तो आप लोग उस ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाइएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न सीरीज का और लेते हैं पहला प्रश्न। फरवरी मार्च 2022 के दौरान कितने राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए गए थे? ऑप्शन है आपके सामने 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 5। ठीक है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं इन पांचों राज्यों को कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको पूछेगा प्रश्न, तो पंजाब, ये हो गया पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश का पड़ोसी उत्तरांचल, फिर गोवा आपको यहाँ पे मिलेगा, और फिर मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट। तो इन 5 राज्यों में फरवरी मार्च 2022 के दौरान चुनाव कराए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लेते हैं दोस्तों इन पांचों राज्यों का चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। तो 5 राज्य हम लोगों ने देख लिया। इन पांचों राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव का मतगणना 10 मार्च को किया गया। इन चुनावों में भाजपा शासित चारों राज्यों में जहां पे भाजपा की सरकार थी वहां पे भाजपा ने अपनी पुनः सरकार बनाई है, तथा इन चारों राज्यों के निवर्तमान मुख्यमंत्री जो है उन्होंने अपना पद को बरकरार रखा। जबकि पंजाब में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके आम आदमी पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई है, जिसके तहत भगवंत सिंह मान को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और चार्ट के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा के सीटें हैं, कितने चरण में मतदान हुआ, कौन मुख्यमंत्री चुने गए हैं और किस पार्टी से वो मुख्यमंत्री है। तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, 7 चरणों में मतदान कराए गए। योगी आदित्यनाथ पुनः नियुक्त हुए हैं और वो बीजेपी से हैं। पंजाब में विधानसभा के सीटों की संख्या 117 है, एक ही चरण में मतदान कराए गए। भगवंत सिंह मान वहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं, एक ही चरण में सारे विधानसभा में चुनाव कराए गए। पुष्कर धामी वहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं जो कि पूर्व में भी यही थे और ये बीजेपी पार्टी से है। मणिपुर में 60 सीटें हैं विधानसभा की, 2 चरणों में यहाँ मतदान संपन्न कराए गए। एन बीरेन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उन्हें फिर से बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है। गोवा जो कि 5वां राज्य है, वहाँ पे विधानसभा के सीटों की संख्या 40 है, एक ही चरण में 40 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया गया। प्रमोद सावंत जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी से ही उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। फरवरी मार्च 2022 में कराए गए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का मतगणना किस दिन संपन्न हुआ? तो अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा 10 मार्च 2022 को इन 5 राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव थे उसकी मतगणना संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी मार्च 2022 के दौरान हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में निम्न में से किस राज्य में भाजपा ने अपनी सरकार नहीं बना सकी? ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। तो पंजाब को छोड़कर बाकी चारों राज्यों में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है और पंजाब में भगवंत सिंह मान जो कि आम आदमी पार्टी के हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कितने सीटें प्राप्त हुई? तो हम लोगों ने चार्ट में देखा था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें की संख्या कितनी है। अब आपको बताना है कि जितने भी विधानसभा की 403 सीटें हैं उसमें भाजपा को कितने सीटें प्राप्त हुई। ऑप्शन है आपके सामने 355, 155, 111, 255। तो सही उत्तर है दोस्तों 255। यहाँ पे आप चार्ट में देखिएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। तो कुल विधानसभा सीटों की संख्या 403, भाजपा को 255, और भाजपा की सहयोगी जो दल थी अपना दल, उसको 12 सीटें मिली। निषाद पार्टी को, ये भी भाजपा की सहयोगी दल थी, 6 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी को 111 सीटें, राष्ट्रीय लोकदल को 8, बहुजन समाज पार्टी को 1, कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली, जबकि अन्य
8 सीटें मिले। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुने गए। ऐसा पहली बार 37 वर्ष के पश्चात यूपी में ऐसा पहली बार हुआ है जबकि कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार चुना गया है। यूपी के इतिहास में 37 वर्षों बाद ऐसा हुआ है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक दो बार रिपीट करिएगा, सारी चीज़ें डाटा जो याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ निम्न में से किस पार्टी या पार्टियों का गठबंधन था? ऑप्शन है आपके सामने, निषाद पार्टी, अपना दल, ए और बी दोनों राष्ट्रीय लोक दल। तो हमने अभी व्याख्या में दिखाया कि निषाद पार्टी और अपना दल ये दोनों भाजपा से गठबंधन करके चुनाव में उतरी थी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी निषाद पार्टी और अपना दल दोनों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। पुष्कर धामी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों ने चार्ट में देखा था 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, तो सही उत्तर होगा उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं अलग से एक चार्ट के माध्यम से। विधानसभा की सीटों की संख्या 70 है और यहाँ भाजपा ने 47 सीटों पर विजय प्राप्त की है। कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, बीएसपी को 2 और अन्य को 2। टोटल 70 सीटों में से भाजपा ने बहुमत बनाई 47 सीटों के साथ। मुख्यमंत्री चुने गए पुष्कर धामी, और इस चुनाव में पुष्कर धामी जो है उत्तराखंड के खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, जो कि उसमें पराजित हो गए। तो आप सभी को पता होगा पराजय होने के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसका क्या नियम है। 47 वर्षीय पुष्कर धामी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। अब मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें आगामी 6 माह के अंदर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है। यहाँ पे कंडीशन होता है कि 6 महीना के अंदर आपको विधानसभा, अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य चुना जाना अनिवार्य है। तो चूंकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा से उन्हें पुनर्निर्वाचित होना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुने गए पुष्कर धामी किस विधानसभा से अपना चुनाव हार गए हैं? दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स के जो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उसको भी व्याख्या के माध्यम से इतनी बार रिपीट करते हैं कि वो आसान लगने लगता है। तो अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा था कि वो किस विधानसभा सीट से अपना चुनाव हार गए थे, तो सही उत्तर है खटीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो हम लोगों ने चार्ट में देखा था, ऑप्शन है आपके सामने, भगवंत सिंह मान, पुष्कर धामी, डॉक्टर प्रमोद सावंत या के.एन. बीरेन सिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर प्रमोद सावंत। भगवंत सिंह मान पंजाब के, पुष्कर धामी उत्तराखंड के, डॉक्टर प्रमोद सावंत गोवा के और के.एन. बीरेन सिंह मणिपुर के। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ गोवा विधानसभा के सीटें। तो टोटल 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों में भाजपा को 11 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस, आपको बहुमत के लिए 21 चाहिए, कांग्रेस को 11 सीटें, गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक को 1 और आम आदमी पार्टी को 2 तथा अन्य को 6। अन्य और एक गोवा फॉरवर्ड पार्टी को मिला के बीजेपी ने यहाँ सरकार बनाई और एक ही चरण में यहाँ मतदान संपन्न हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों के.एन. बीरेन सिंह। ठीक है, और मणिपुर में विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है? 60 है। भाजपा को कितनी प्राप्त हुई? 32। और बहुमत के लिए कितना चाहिए था? 31। कांग्रेस को 5 मिली। जदयू जो कि बिहार की राजकीय पार्टी है, ये भी वहां पे लड़ी थी और इसको 6 सीटें प्राप्त हुई और अन्य के खाते में 17 सीटें प्राप्त आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो हम लोग अभी तक इनका नाम को 5 से 6 बार रिपीट कर लिए होंगे। भगवंत सिंह मान जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। ठीक है, कांग्रेस को बेदखल करके आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई है। तब पंजाब में कुल विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है? 117। आम आदमी पार्टी को 92 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस जो कि पिछली बार सरकार बनाई थी उसको मात्र 18 सीटों पे ही संतुष्ट करना पड़ा। बीजेपी 2, बीएसपी 1, शिरोमणि अकाली दल 3 और अन्य के खाते में 1 सीटें प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 31 मार्च 2022 को राज्यसभा के लिए कितने सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराए गए? ऑप्शन 10, 12, 13, 15। तो सही उत्तर हो जाएगा 13 राज्यसभा की सीटें खाली थी जो कि द्विवार्षिक चुनाव होते हैं, उसको संपन्न कराए गए और इनमें पंजाब में 5 सीटें थी। 5 सीटें पंजाब की आम आदमी पार्टी के खाते में गए। केरल में 3 सीटें थी और जिसमें एलडीएफ को 2 और यूडीएफ को 1 सीटें प्राप्त हुई। असम में 2 सीटें थी जो दोनों सीटें भाजपा को मिले। हिमाचल प्रदेश में 1 सीटें थी जिसे भाजपा ने प्राप्त किया। त्रिपुरा की 1 सीटें थी जिसे बीजेपी ने ही प्राप्त किया और नागालैंड की 1 सीटें भी बीजेपी को प्राप्त हुई। इस प्रकार टोटल 13 में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में गए, 5 आम आदमी पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मार्च 2022 को राज्यसभा की रिक्त हुए 13 सीटों के लिए हुए द्विवार्षिक चुनाव में भाजपा को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई? तो भाजपा और आम आदमी को 5-5 सीटें प्राप्त हुई थी। 2 सीटें एलडीएफ को, 1 सीटें यूडीएफ को और 1
एक टोटल हो गया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने 2022 सत्र के लिए कुल कितने पुरुष क्रिकेटरों को अनुबंधित किया है? ऑप्शन है आपके सामने 17, 25, 27 या 30। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 27। प्रत्येक वर्ष बीसीसीआई, और बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई द्वारा चालू सत्र की जो वर्तमान जो सत्र चल रहा है उसके लिए क्रिकेटरों को अनुबंध किया जाता है, जिसके तहत इस वर्ष भी यानी 2022 के सत्र के लिए भी बीसीसीआई ने 27 पुरुष क्रिकेटरों को 4 श्रेणियों में अनुबंधित किया है। और यह पिछले साल कितने क्रिकेटरों को अनुबंधित किया था? 28 क्रिकेटरों को। इस बार एक कम कर दिया गया है, 27 कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं इन 4 श्रेणियों में कौन कौन से श्रेणी होते हैं। ए बी सी सबसे ऊपर हो जाएगा, उसके ऊपर एक नया ग्रेड बनाया गया था 2-3 साल पहले, ए प्लस। ठीक है, तो ए प्लस, ए बी और सी। ए प्लस वाले खिलाड़ी को सालाना 7 करोड़ मिलता है। ए ग्रेड में वाले खिलाड़ी को 5 करोड़ दी जाती है, बी ग्रेड वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ और सी ग्रेड वाली को 1 करोड़ सालाना सत्र के लिए दिया जाता है। तो ए प्लस ग्रेड में 3 खिलाड़ियों को रखा गया है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। कम से कम आप लोग को ए ग्रेड वाले 3 खिलाड़ियों का नाम याद रखना है। बाकी खिलाड़ियों का नाम रखिए, बाकी ग्रेड में संख्या याद रखिए। ए प्लस में 3 खिलाड़ी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। ए ग्रेड में 5 खिलाड़ी। ठीक है, रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, मोहम्मद शामी व ऋषभ पंत। बी ग्रेड में 7 खिलाड़ी और सी ग्रेड में 12 खिलाड़ी। ठीक है, तो ए प्लस में 3, ए ग्रेड में 5, 3, 5, 8, फिर बी ग्रेड में 7, 8, 7, 15 और सी ग्रेड में 12, 15, 7, 15, 12, 27। और ए ग्रेड वाले को 7 करोड़, सॉरी ए प्लस ग्रेड वाले को 7 करोड़, ए ग्रेड वाले को 5 करोड़, बी ग्रेड वाले को 3 करोड़ और सी ग्रेड वाले को 1 करोड़। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 1 से 2 बार रिपीट करिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई द्वारा 2022 के लिए अनुबंधित कुल 27 पुरुष क्रिकेटरों को कितने श्रेणियों में रखा गया है? तो आपको पता होगा टोटल 4 श्रेणी है। कौन कौन? ए प्लस, उसके नीचे ए, उसके नीचे बी और उसके नीचे सी। तो टोटल 4 श्रेणियां। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बीसीसीआई ने यहां पे 21, 22, 20, 21 नहीं होगा, 21, 22 होगा। ठीक है, सत्र। बीसीसीआई ने 2022 के लिए ए प्लस श्रेणी में कुल 3 पुरुष क्रिकेटरों को अनुबंधित किया है। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो हमने बोला था 3 क्रिकेटर कौन कौन है? रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह। तो इसमें आर अश्विन नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका डी जो है वो नहीं होगा। अगला प्रश्न, बीसीसीआई द्वारा ए श्रेणी में कुल कितने पुरुष क्रिकेटरों का अनुबंध चालू सत्र 2022 के लिए किया गया है? तो ए ग्रेड में था, ए प्लस ग्रेड में 3 और ए ग्रेड में 5, टोटल 5 खिलाड़ी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने 2022 सत्र के लिए कुल कितने महिला क्रिकेटरों को अनुबंधित किया है? दोस्तों, जैसे पुरुष क्रिकेटरों को अनुबंधित किया जाता है, सेम महिला क्रिकेटरों को भी बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित किया जाता है। लेकिन महिलाओं में ए प्लस ग्रेड नहीं होता, केवल ए ग्रेड होता है, बी ग्रेड होता है और सी ग्रेड होता है। 3 ही ग्रेड होता है। पुरुष क्रिकेटरों में एक एक्स्ट्रा ग्रेड होता है, ए प्लस। तो पुरुषों में तो 27 क्रिकेटरों को बीसीसीआई ने अनुबंधित किया। महिलाओं में कितने खिलाड़ी? तो महिलाओं में 17 खिलाड़ियों को अनुबंधित किया गया है। 2022 के लिए 17 महिला क्रिकेटरों को बीसीसीआई ने सत्र 2022 में 3 श्रेणियों में अनुबंधित किया है। पिछला वर्ष 19 महिला क्रिकेटरों को अनुबंधित किया गया था, इस बार 17 को किया गया। अब हम लोग देखते हैं कौन है किस श्रेणी में। जहां यहाँ पे आपको पैसों में भी अनुबंधित की जो राशि है प्रत्येक खिलाड़ी के लिए, यहाँ अंतर देखा जाएगा। पुरुष खिलाड़ियों में जहाँ ए ग्रेड में 5 करोड़ था, यहाँ पे महिला खिलाड़ियों के लिए ए ग्रेड में 50 लाख, बी ग्रेड में 30 लाख और सी ग्रेड में 10 लाख। जहाँ सी ग्रेड में पुरुष क्रिकेटरों को 1 लाख की राशि दी जाती थी, यहाँ महिलाओं को 10 लाख। ठीक है, अब हम लोग खिलाड़ियों की सूची देखते हैं। ए ग्रेड में 5 खिलाड़ी, बी ग्रेड में 5 खिलाड़ी और सी ग्रेड में 7 महिला क्रिकेटर, यानी टोटल 5, 10 और 7, 17। अब ए ग्रेड में कौन 5 खिलाड़ी है? तो हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, पूनम यादव, दीप्ति शर्मा, राजेश्वरी गायकवाड़। बी ग्रेड में 5 खिलाड़ी कौन से हैं? मिथाली राज, झूलन गोस्वामी, पूजा वर्षराकर, शेफाली वर्मा और तानिया भाटिया। सी ग्रेड में 7 खिलाड़ी कौन है? पूनम रावत, अरुंधति रेड्डी, हरलीन देवल, शिखा पांडे, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष व स्नेहल राणा। तो ये टोटल 17 खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बीसीसीआई ने
2022 सत्र के लिए किए गए महिला क्रिकेटरों के अनुबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? श्रेणी ए में 5 महिला क्रिकेटर, तो सही है। ऑप्शन बी है श्रेणी बी में 5 महिला क्रिकेटर, ये भी सही है। श्रेणी सी में 7 महिला क्रिकेटर, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी सुमेलित है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर के किन दो राज्यों के बीच सीमा विवाद के आंशिक समाधान हेतु केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर 29 मार्च 2022 को हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, कौन से वो पूर्वोत्तर के दो राज्य है? असम व मेघालय, असम व मिजोरम, असम व नागालैंड, असम व अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर है दोस्तों असम व मेघालय। अब व्याख्या में हम लोग देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा असम के मुख्यमंत्री, अब कौन है असम के मुख्यमंत्री? हेमंत बिश्व शर्मा, व मेघालय के मुख्यमंत्री केरनाड के संगमा की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। और दोनों राज्यों कौन कौन? असम व मेघालय के बीच 884 किलोमीटर की सीमा लगती है। सीमा के मामले में विवाद की स्थिति विगत 50 वर्षों से इन दोनों राज्यों के बीच बना हुआ है। 1972 में मेघालय को असम से अलग किया गया था, असम से ही अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया। कब? 1972 में। और उस समय से यह विवाद चला आ रहा है और कई बार तो इन दोनों राज्यों के बीच हिंसक झड़प भी देखा गया। ठीक है, तो कौन से दो राज्य? असम और मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए देश में कौन सी वैक्सीन विकसित की जा रही है? कोरोना के लिए जो वैक्सीन है वो कौन सी वैक्सीन विकसित की जा रही है? ऑप्शन है आपके सामने, कोविशील्ड, कॉर्बेवैक्स, स्पुतनिक वी, कोवैक्सीन। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कॉर्बोवैक्स। 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए देश की बायोलॉजिकल कंपनी द्वारा विकसित कॉर्बोवैक्स वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं और बच्चों पे ये लगाए जाएंगे। कोवैक्सीन व कोविशील्ड की तरह कॉर्बोवैक्स की भी 2 खुराक लेनी होगी और यह किसके लिए होगा? तो 12 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे के लिए। ठीक है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 तक भारत आर्कटिक में कितने अभियानों का सफलतापूर्वक संचालन करेगा? तो ऑप्शन है, नहीं, सफलतापूर्वक संचालन किया है। ऑप्शन है 10, 13, 15, 20। तो सही उत्तर है दोस्तों 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपनी आर्कटिक नीति 2022 में कितने स्तंभ निर्धारित किए गए हैं? 6, 8, 10, 12। तो हाल ही में भारत ने अपनी आर्कटिक नीति जारी की है जिसमें यह सब कुछ बताया गया है कि पिछले विगत वर्षों में भारत ने 13 अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए हैं आर्कटिक क्षेत्र में और इसको 6 स्तंभों में बांटकर दिखाया है इस आर्कटिक नीति में, भारत की आर्कटिक नीति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिल्म जगत से जुड़ी कितनी इकाइयों का विलय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में कर दिया गया है? 2, 4, 6, 8। तो पहले 4 निगमों में यह बटा हुआ था, उन चारों को मिलाकर के एक निगम कर दिया गया है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। ठीक है, टोटल 4। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? वान की मून, मून जाए इन, यू सुन योल, ली यांग मुंग। तो नई दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति पहले तो मून जाए इन थे, लेकिन अब यून सुक योल नए राष्ट्रपति हो चुने गए हैं दक्षिण कोरिया के। पीपुल्स पावर पार्टी के यून सुक योल दक्षिण कोरिया के 9 मार्च 2022 को हुए चुनाव में 5 वर्ष के काल हेतु निर्वाचित हुए हैं। काफी संघर्षपूर्ण मुकाबले में उन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति मून जाए इन की डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार लीन जाए म्यूंग को पराजित किया। और दक्षिण कोरिया में यह संवैधानिक व्यवस्था है कि कोई भी राष्ट्रपति लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसलिए मून जाए इन इस चुनाव में भाग नहीं लिए, बल्कि उनकी पार्टी से कौन थी उम्मीदवार? ली जाए म्यूंग, जिनको पराजित करके पीपुल्स पार्टी, दक्षिण कोरिया के जो पीपुल्स पावर पार्टी है, उनके यू सुन योल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्च 2022 को तकनीकी रखरखाव के दौरान एक भारतीय मिसाइल गलती से पाकिस्तान के किस प्रांत में जा गिरा? बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तून। तो सही उत्तर है दोस्तों पंजाब, जिसके लिए कि और यह मिसाइल गलती से जाके चूक से पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसके खानेवाला जिले के मियाँ चानू इलाके में जा गिरा, जिसको पाकिस्तान ने काफ़ी प्रोपेगेंडा भी बनाया वर्ल्ड लेवल पे, इसको दुष्प्रचार करने के लिए कि भारत ने उस पर मिसाइल से अटैक किया है। लेकिन भारत की डिफेंस और पाकिस्तान की आर्मी से यह बात हो चुकी थी कि ये गलती से हुआ है, लेकिन इसको गलत तरीके से पाकिस्तान ने वर्ल्ड मीडिया में पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्च 2022 को जर्मनी से लगभग 4000 लग्जरी कारें अमेरिका ले जा रहा एक मालवाहक पोत आग लगने की वजह से किस महासागर में डूब गया? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, यहाँ पे प्रशांत।
दक्षिण चीन सागर, अटलांटिक महासागर। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर। जापान की एक कंपनी के फेलिसिटी एस नाम के इस जहाज पर 13 दिन पूर्व आग लग गई थी और 13 दिन के बाद यह धीरे धीरे उसमें डूब गया अटलांटिक महासागर में। 4 लाख लग्जरी कारें यहाँ से ले जाया जा रही थी जर्मनी से अमेरिका, सारी कारें भी डूब गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन के ईस्टर्न एयरलाइंस का कौन सा विमान मार्च 2022 को दक्षिण चीन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? चंगदू, ईगल, राफेल, बोइंग। तो नेक्स्ट सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी बोइंग। अमेरिकी कंपनी बोइंग का बोइंग 737 मैक्स विमान पहले भी कई दुर्घटनाओं का शिकार हो चुका है। आए दिन इसकी खबर मिलती है कि बोइंग का यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके चलते अनेक देशों ने इसका संचालन बंद कर दिया था। हाल ही में भारत पाकिस्तान की अस्थायी सिंधु आयोग की 117वीं बैठक वार्षिक बैठक कहाँ संपन्न हुई? पाकिस्तान के कराची में, भारत के शिमला में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, भारत के दिल्ली में। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। अब हम लोग देखते हैं भारत पाकिस्तान अस्थायी सिंधु आयोग क्या है, और उसी की 117वीं बैठक हुई है, यानी इसके पहले 116 बैठक हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के चिनाब बेसिन में भारत की पाकल दुल एक परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, जो कि 1000 मेगावाट की है। उसके बाद कीरू परियोजना है जो कि 624 मेगावाट की है, और तीसरा लोअर कलनाई परियोजना है जो कि 48 मेगावाट की है। इन तीनों परियोजनाओं के संबंध में पाकिस्तान की तकनीकी आपत्तियों पर चर्चा आयोग में की गई, और इस बैठक में की गई। भारतीय पक्ष ने रेखांकित किया कि उन सभी परियोजनाएं सिंधु जल संधि के प्रावधानों का पूरा तरह अनुपालन करती है। मामला यह है कि भारत की ये जो 3 परियोजनाएं हैं, इस पर पाकिस्तान ने आपत्ति व्यक्त की कि यह जो परियोजनाएं हैं भारत पाकिस्तान अस्थायी सिंधु जो संधि है उसके संधि के खिलाफ है। तो उसने यह क्वेश्चन उठाया इस मीटिंग में, लेकिन भारत ने अपने तर्कों से उन्हें संतुष्ट किया कि यह इस जो संधि है इसके दायरे में ही ये तीनों पनबिजली परियोजनाएं काम कर रही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत दोनों देशों के सिंधु जल आयुक्तों को प्रति वर्ष कम से कम एक बार भारत और एक बार पाकिस्तान में बारी बारी से मिलना होता है, यानी साल में 2 बैठकें होनी चाहिए, एक बैठक भारत में और एक बैठक पाकिस्तान में। इसमें और इस जो समझौता हुआ था इसमें 3 पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास व रावी जिन पर भारत का अधिकार है, तथा 3 पश्चिमी नदियां चिनाब, झेलम व सिंधु जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है, व उनकी सहायक नदियों के संबंध में उपजने वाले जल विवादों पर चर्चा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के साथ 14वीं शिखर वार्ता के सिलसिले में किस देश के प्रधानमंत्री ने 19 से 20 मार्च 2022 के दौरान भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन है आपके सामने जापान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस। तो सही उत्तर है दोस्तों जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री 21 मार्च 2022 को निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल तरीके से आयोजित शिखर वार्ता में भाग लिया? इजराइल, पाकिस्तान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन के साथ संपन्न इस शिखर वार्ता के दौरान खनिजों के विदोहन, कोयला काफी मात्रा में है ऑस्ट्रेलिया में, तो खनिजों के विदोहन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत की एक कंपनी है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं काबिल, KABIL, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। वह ऑस्ट्रेलिया का एक कंपनी है CMFO। इनके बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, और साथ ही इस मीटिंग के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत की 29 प्राचीन धरोहरें भारत को लौटाई, जो कि किसी समय भारत से ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, उसे इन्होंने लौटाई है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खनिजों के विदोहन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के कंपनी व ऑस्ट्रेलिया के CMO के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत की कंपनी का नाम बताइए। ONGC, कोल इंडिया लिमिटेड, काबिल, रिलायंस एनर्जी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी काबिल। भारत के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल तरीके से संपन्न शिखर वार्ता के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत की कितनी प्राचीन धरोहरें लौटाई है? तो टोटल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गठित कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की बैठक मार्च 2022 में कहां पे संपन्न हुई? दिल्ली, कुआलालंपुर, कोलंबो या माले। तो सही उत्तर है दोस्तों माले, मालदीव की राजधानी माले। 3 देश भारत, श्रीलंका व मालदीव द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गठित कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की बैठक मार्च 2022 को मालदीव की राजधानी माले में संपन्न हुई। इस बैठक में चौथा देश भी शामिल हुआ है, यानी अब ये जो कॉन्क्लेव है 3 देशों का पहले था, अब ये 4 देशों का होगा। चौथा देश कौन है? मॉरिशस, जिसके बाद अब इसके सदस्यों की संख्या हो गई है 4। जबकि इस
बैठक में 2 पर्यवेक्षक देश भी शामिल हुए। कौन कौन? बांग्लादेश और सेशेल्स। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया, NSA। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक शोर प्रदूषण करने वाला शहर कौन है? ढाका, मुरादाबाद, काठमांडू, इस्लामाबाद। तो सही उत्तर है दोस्तों ढाका। वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट जो कि मार्च 2022 में जारी हुआ, विश्व में सर्वाधिक शोर प्रदूषण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वर्ष 2022 की जो रिपोर्ट है वह वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट के नाम से मार्च 2022 में जारी हुई। इस रिपोर्ट में 61 शहरों को शामिल किया और रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक शोर करने वाला शहर कौन है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और इसके पश्चात दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो भारत का मुरादाबाद शहर। और विश्व के इन 60 शहरों में जो 60 शोर करने वालों की जो सूची है इसमें भारत के 5 शहर को शामिल किया गया है। एक तो दूसरे ही नंबर पे है मुरादाबाद, और 5 जो भारत के शहर कौन कौन है 61 शहरों की सूची में? मुरादाबाद, कोलकाता, आसनसोल, जयपुर और न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों में खुशहाली की स्थिति के आकलन के लिए जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 इसको देखते हैं। विभिन्न देशों में खुशहाली की स्थिति आकलन के लिए यह इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क समाधान नेटवर्क यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रति वर्ष जारी की जाती है। और 18 मार्च 2022 को भी 2022 की रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें 147 देशों में फिनलैंड पहले स्थान पर। सबसे खुशहाल देश दुनिया का कौन सा है? फिनलैंड। और सबसे खुशहाली के मामले सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? यानी 46वें नंबर पर 146वें नंबर पर कौन है? अफगानिस्तान। और भारत को इस रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को टोटल 3.777 अंक प्राप्त हुए और वह टोटल 137 देशों में काफ़ी नीचे है और 136वें स्थान पर है। खुशहाली रिपोर्ट में, खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत काफ़ी नीचे 136वें स्थान पर, यानी यहाँ के लोग कम खुशहाल है, 135 देशों की से नीचे है। और पिछले बार 139 देशों की सूची में भारत का स्थान 139वां था, यानी अच्छा नहीं है भारत का इस रैंकिंग में। फिनलैंड पहले नंबर पर, डेनमार्क दूसरे नंबर पर और आइसलैंड तीसरे नंबर पर। सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान की, उसके बाद है लेबनान और उसके बाद है जिम्बाब्वे। और भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो चीन का 72वां रैंक है, नेपाल का 74वां रैंक है, बांग्लादेश का 94वां, पाकिस्तान का 121वां, म्यांमार का 116वां और भारत का 136वां। यानी भारत से खुशहाली अच्छी है। कहाँ पे? चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ये इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, इस रिपोर्ट को भारत नकारता है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 136वां है और पिछले साल 139वां था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में खुशहाली की सबसे खराब स्थिति किस देश की है? तो अफगानिस्तान की है, वो निचले पायदान 146वें स्थान पर है। प्रत्येक वर्ष वैश्विक हथियारों के आयात और निर्यात से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली संस्था सिप्री किस देश से संबंधित है? स्वीडन, अमेरिका, जर्मनी, नॉर्वे। तो एस फॉर सिप्री और एस फॉर स्वीडन, यानी यह स्वीडन से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे एस का मतलब स्वीडन नहीं, एस मतलब स्टॉकहोम। अब हम लोग देखते हैं सिप्री की जो 2022 की रिपोर्ट है, इसमें क्या है। विश्व के हथियारों के बड़े क्रेता और विक्रेताओं के संबंध में यह रिपोर्ट स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट फॉर्म सिप्री कहा जाता है, द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। मार्च 2022 में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि, और यह 5 वर्षों के अंतराल में ना ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो पिछला रिपोर्ट जो आया था वह 2000 यहाँ पे दिखाया गया है कि 2012 से 16 की तुलना में 2017 से 2021 के 5 वर्षों की अवधि में भारत के हथियारों के आयात में 14% की गिरावट आई है। लेकिन 14% की गिरावट आने के बाद भी इन 5 वर्षों के अंतराल में भारत विश्व में हथियारों के खरीदार में सऊदी अरब के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। यानी इस अवधि में सऊदी अरब के साथ भारत विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो इसकी रिपोर्ट है 2017 से 21 के दौरान हथियारों के बड़े आयातक राष्ट्र व उनके प्रमुख क्रेता। तो टॉप 5 कंट्री देखते हैं कि कौन से
आयातक राष्ट्र है, यहाँ पे आयातक होगा। हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार दुनिया का कौन सा है, वो टॉप 5 कंट्री कौन है, तो 1 नंबर पे भारत और सऊदी अरब है। यह विश्व में जितना भी हथियार बिक्री होता है उसमें 11% भारत और 11% सऊदी अरब दोनों ही खरीदते हैं। यानी अगर 100 रुपया का हथियार बिका तो 11 रुपया भारत ने खरीदा और 11 रुपया सऊदी अरब में, बाकी बचा जो 22% के बाद उसमें पूरी दुनिया। तीसरे नंबर पर है मिस्र, यह 5.7% हथियार खरीदती है। ऑस्ट्रेलिया 5.4% के साथ चौथे और चीन 4.8% के साथ 5वें स्थान पर है। तो टॉप 5 आयात कंट्री कौन से हैं जो हथियार खरीदते हैं, भारत, सऊदी अरब, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन। भारत और सऊदी अरब 11% के साथ पहले स्थान पर हैं, ठीक है। और भारत जो अपना हथियार खरीदता है उसमें किस देश से सबसे ज़्यादा खरीदता है, तो भारत जो, इसका यहाँ पे चार्ट दिया गया है, टॉप 3 कंट्री कौन से हैं जहाँ से ये हथियार खरीदने वाले देश खरीदते हैं। तो भारत अपने हथियारों का टोटल जितना खरीदता है उसमें 46% रसिया से, 27% फ्रांस से और 12% अमेरिका से खरीदता है। अपने जितना हथियार खरीदता है उसमें 46% रसिया का हिस्सा होता है, 27% फ्रांस का और अमेरिका का 12%। उसी तरह सऊदी अरब का भी दिया गया है, उसी तरह मिस्र का भी दिया गया, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का, उसी तरह चीन का भी दिया गया। चीन भी जो है अपने हथियारों में 81%, रूस से 9.1%, फ्रांस से और यूक्रेन से 5.9% खरीदता है। यह भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चार्ट आप लोग अपने नॉलेज के लिए देख सकते हैं। अब वही सूची हम लोग देखें, निर्यातक, अगर कोई देश खरीद रहा है तो बेच कौन रहा है, तो सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यातक वाला देश कौन सा है, उसकी सूची यहाँ पे हम लोग टॉप 5 देखेंगे। तो इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका, जितना भी हथियार खरीदा बेचा गया है इन 5 वर्षों के दौरान उसमें 39% हिस्सा अमेरिका का है। दूसरे नंबर पर है रूस 19% के साथ, फ्रांस तीसरे नंबर पर 11% के साथ, चीन है चौथे नंबर पर 4.6% के साथ और जर्मनी 4.5% के साथ 5वें स्थान पर है। तो 5 आयातक हम लोगों ने राष्ट्र देख लिया, 5 निर्यातक राष्ट्र भी है। 5 निर्यातक राष्ट्र कौन से हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी। और यहाँ पे यह चार्ट भी दिया गया है कि अमेरिका किस देश को सबसे, वो टॉप 3 कंट्री कौन से हैं जहाँ पे ये लोग हथियारों को बिक्री करते हैं। तो हम अमेरिकी हथियारों का टॉप 3 खरीदार देश है सऊदी अरब, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद दक्षिण कोरिया। रूस के हथियारों का खरीदार सबसे बड़ा कौन है, तो भारत 1 नंबर पर है, चीन दूसरे नंबर पर है, मिस्र तीसरे नंबर। इसी तरह आपको दिखेगा चीन जो चौथे स्थान पर है बिक्री में भी, तो वो उसमें पाकिस्तान 47% इसके हथियारों का खरीदार है। इस चार्ट को आप लोग याद रखिएगा, इसी से कुछ प्रश्न भी हम लेंगे। मार्च 2022 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2012-16 की तुलना में 2017-21 की 5 वर्षों की अवधि में भारत के हथियारों के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, तो 14% की गिरावट देखी गई, जिसके बावजूद भी भारत टॉप पे बना हुआ है। हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विगत 5 वर्षों में वैश्विक हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, भारत, सऊदी अरब, ए और बी दोनों, चीन। तो भारत और सऊदी अरब दोनों 11% के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 को किसकी अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुआ, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, और यही सही भी होगा, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुआ 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। अब हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका 5वां शिखर सम्मेलन 4 वर्षों के अंतराल के पश्चात श्रीलंका की मेजबानी में 30 मार्च 2022 को वर्चुअली संपन्न हुआ और इसकी अध्यक्षता श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने की। और बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ पे आप देखिएगा, बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार हो जाएगा, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड और नेपाल बाद में और भूटान बाद में जुड़ा, ठीक है। तो बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल व भूटान, इन 7 देशों का यह संगठन है बिम्स्टेक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को 8% से घटाकर कितना कर दिया है, तो 8.1%। और विगत 4 दशकों में यह न्यूनतम ब्याज दर किया गया है ईपीएफओ द्वारा। बांग्लादेश के जल मार्ग के रास्ते गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के रास्ते होकर 200 मीट्रिक टन गेहूं से लदे मालवाहक पोत्र बिहार के किस स्थान से असम के पांडु घाट तक पहली यात्रा द्वारा ले जाया गया, तो पटना, भागलपुर, बक्सर, छपरा। तो बिहार के पटना से इस मालवाहक पोत को गंगा से फिर ब्रह्मपुत्र होते हुए
असम, बांग्लादेश के रास्ते हुए असम पहुंचाया गया। इस यात्रा के लिए गंगा नदी के नेशनल वाटरवे 1, सुंदरवन के नेशनल वाटरवे 97, बांग्लादेश के जलमार्ग व ब्रह्मपुत्र नदी में नेशनल वाटरवे 2 का उपयोग मालवाहक पोत, और इस मालवाहक पोत का क्या नाम था, एमबी लाल बहादुर शास्त्री ने तय किया और पटना से 200 मीट्रिक टन गेहूं लेकर यह असम पहुंचा। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2021 की सतत विकास सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की 2021 की सतत विकास सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा देश था? तो केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2021 की सतत विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 120वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्ष 2021 के निर्यात तत्परता सूचकांक जिसे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, गुजरात। निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, दोस्तों इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। राज्यों के निर्यात तैयारी एवं तत्परता के मूल्यांकन हेतु सभी राज्यों के लिए नीति आयोग द्वारा ईपीआई इंडेक्स जारी की जाती है, और ऐसा पहला रिपोर्ट 26 अगस्त 2020 को तथा दूसरी 2021 की ये जो रिपोर्ट है ये दूसरी रिपोर्ट है जो कि मार्च 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। तो 2020 से शुरुआत हुई है, 2021 की रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा सूचकांक के साथ मिलकर तैयार किया जाता है, और इस रिपोर्ट के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्ष 2021 के निर्यात तत्परता सूचकांक में प्रथम 3 राज्य कौन से हैं? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा। हम लोग को पता है कि पहले स्थान पर तो गुजरात है, तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉप 5 हम लोग नंबर देख लेते हैं। महत्वपूर्ण टॉप 3, गुजरात पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, कर्नाटक तीसरे स्थान पर, और हम लोग परीक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान देख लेते हैं 6ठे स्थान पर, और अपने बिहार का भी स्थान देख लेते हैं जो कि 22वें स्थान पर है। ठीक है, बिहार को जो अंक प्राप्त हुए हैं वो 32.06, और टॉप में गुजरात को जो अंक प्राप्त हुए हैं 78.84। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक निर्यात में भारत के वस्तुगत निर्यातों का अंश लगभग है, भारत को जो निर्यात होता है वैश्विक स्तर पर उसके भारत का अंश कितना है? 4.7%, 3.7%, 2.7%, 1.7%। सही उत्तर है दोस्तों 1.7%। नीति आयोग के वर्ष 2021 के निर्यात तत्परता सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? तो अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा 22वें स्थान पर है। भारत ने किस तिथि से कोरोना काल के दौरान से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाए प्रतिबंध को हटा दिया है? कोरोना काल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, दुनिया की हर सरकार ने लगाई थी, तो भारत ने भी लगाई थी। अब इस पर प्रतिबंध हटाया गया है, तो किस तिथि से यह लागू हो गया? 27 मार्च 2022, 1 जनवरी 2022, 27 फरवरी 2022, 1 फरवरी 2022। तो सही उत्तर होगा दोस्तों 27 मार्च 2022 से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर से प्रतिबंध हटा दिया है। मार्च 2022 में FATF की बैठक में निम्न में से किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान या बांग्लादेश? सही उत्तर होगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। पेरिस स्थित FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मार्च 2022 की बैठक में संयुक्त अरब अमीरात को इस संगठन ने ग्रे सूची में शामिल किया गया, और आपको पहले से ही पता है कि इस ग्रे सूची में कई देश शामिल है, जिसमें कि हमारा पाकिस्तान, पड़ोसी देश पाकिस्तान भी कई 2 सालों से वहाँ पे है, और उसको इस मीटिंग में ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा गया। भारत जोर से लगा हुआ है इसको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए। भारत ने श्रीलंका में कितने छोटे द्वीपों पर पवन टर्बाइन्स की स्थापना के लिए हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 2, 3, 4, 8। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 3। मार्च 2022 में विदेश मंत्री S जयशंकर की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। काफ़ी रोचक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में। श्रीलंका के निम्नलिखित में से किस या किन टापुओं पर भारत ने पवन टर्बाइन की स्थापना के लिए हाल ही में एक समझौता श्रीलंका सरकार के साथ किया है? तो 3 किया है, वो तीनों कौन कौन से हैं? नैनातीवू, अनायतिलू और डेलफट। इन तीनों पर, और सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन तीनों पर भारत पवन टर्बाइन लगाएगा। $12 मिलियन की इस परियोजना के लिए श्रीलंका ने 2019 में
चीनी फार्मा के साथ समझौता किया था, जिसके बाद भारत ने काफ़ी प्रेशर बनाया श्रीलंका पर। अंततः श्रीलंका को यह चीन से साथ जो समझौता था उसे रद्द करना पड़ा और अब वह भारत के साथ यह समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वहां के मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो यह सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्द CUET का फुल फॉर्म, काफ़ी चर्चा में रहा था ये शब्द, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सत्र 2022-23 में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए लिया जाएगा। यही है CUET का फुल फॉर्म। इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन कौन लेगा? तो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जुलाई 2022 के पहले सप्ताह में किया जाएगा और इसके तहत टेस्ट लेगा NTA और इंट्रेंस टेस्ट CU हो गया। और इसके तहत JNU, BHU, इलाहाबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, विश्व भारती और सभी केंद्रीय विद्यालयों में इसी परीक्षा के माध्यम से जो शॉर्ट लिस्टेड होगा उन्हीं को वरीयता दी जाएगी, नामांकन होगा। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म हुआ है IRDA का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? देवाशीष पांडा को, शंकर प्रसाद शर्मा को, अजय भूषण पांडे को, अजय त्यागी को। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देवाशीष पांडा को RDA का नया चेयरमैन बनाया गया है। अब अप्रैल 2022 के दौरान जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उसको हम लोग देख लेते हैं और एक एक करके प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी हम लोग याद करेंगे। IRD के नए चेयरमैन देवाशीष पांडा, भारत में रूस के नए राजदूत तो डेनिस ओलिपोव, भारत में नेपाल के नए राजदूत तो शंकर प्रसाद वर्मा, मारुति सुजुकी के नए MD CEO तो हिताशी तेकुसी और नाटो महासचिव, नाटो के किस महासचिव का कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है? तो नाटो के महासचिव कौन है? जेम्स स्टोल्टनबर्ग। और मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो कैरोलिना बिलावास्का जो कि पोलैंड की है। तो अब हम लोग एक एक करके इसको प्रश्न माध्यम से याद करते हैं। किसे भारत में रूस का नया राजदूत बनाया गया है? तो अभी हम लोग ने देखा डेनिस ओलिपोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत में नेपाल का नया राजदूत बनाया गया है? तो शंकर प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मार्च 2022 को प्यूर्टोरिको में संपन्न विश्व सुंदरी प्रतियोगिता 2021 का ताज किसने जीता? टोनी एनसिंग, श्री सैनी, ओलिविया येस, कैरोलिना बिलावास्का। तो डी उत्तर सही है, कैरोलिना बिलावास्का और यह पोलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफ्टा किस देश की फिल्म जगत से जुड़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है? ब्रिटेन, USA, भारत, जर्मनी। बी से ब्रिटेन, बी से बाफ्टा। तो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 2022, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा। नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 75वां बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स पुरस्कार 13 मार्च 2022 को लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में वितरित किया गया। अमेरिकी निर्देशक डेनिस विलेन्यू द्वारा निर्देशित विज्ञान फैंटेसी फिल्म डूने को इस पुरस्कारों के तहत सर्वाधिक 5 पुरस्कार मिले और इस फिल्म को सर्वाधिक 11 श्रेणियों में नामांकित किया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि किस फिल्म को सर्वाधिक पुरस्कार मिले, तो उनमें बाफ्टा पुरस्कार मिले तो वो फिल्म हो जाएगी डूने। और किस फिल्म को सर्वाधिक श्रेणियों में नामांकित हुआ था? 11 श्रेणियों में नामांकन हुआ था और 5 श्रेणियों में से पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस महीने में ना यहाँ पे बाफ्टा और ये 94th हो जाएगा, 93वां नहीं 94वां ऑस्कर। बाफ्टा और ऑस्कर पुरस्कार दोनों ही एक ही साथ दिया जा सकता है। चूंकि ये पुरस्कार 2021 में बनी फिल्मों के लिए दिया जाता है, इसलिए इसे हम लोग लेकिन यह दिया जाता है 2022 में, लेकिन फिल्म कौन सी होती है? 2021 की बनी फिल्मों के लिए ही दिया जाता है। तो 75वां बाफ्टा पुरस्कार और 94वां ऑस्कर पुरस्कार। हम लोग पहले बाफ्टा पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेस्ट बाफ्टा पुरस्कार 74वां बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया? जेन कैम्पियन। फिल्म किसका? तो द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग के जो डायरेक्टर है जेन कैम्पियन, इनको बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला और द पावर ऑफ द डॉग को बेस्ट बाफ्टा फिल्म का भी पुरस्कार गया। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला गया? तो किंग रिचर्ड फिल्म में भूमिका के लिए बिल स्मिथ को मिला। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तो आफ्टर लव की जो फिल्म की जो एक्ट्रेस थी जोआना एस्केनलाल, उनको बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। हम लोग बाफ्टा बाद में ऑस्कर की भी चर्चा करेंगे और कौन कौन सा सिमिलर है इसको भी मिला के याद करने की कोशिश करेंगे। 2022 के 75वें दोस्तों यहाँ पे 74वां नहीं 75वां होगा, 75वां बाफ्टा, 94वां ऑस्कर और 2022 के पुरस्कार
2021 की बनी फिल्मों के लिए दिया जाता है, लेकिन 2022 नाम से प्रकाशित होती है। 2022 के 75वें बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कोडा, नोमैडलैंड, द पावर ऑफ द डॉग, किंग रिचर्ड। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा द पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के 75वें बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो द पावर ऑफ डॉग के डायरेक्टर जेन कैम्पियन को ही दिया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2022 के 75वें बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो हम लोगों ने देखा था विल स्मिथ को यह पुरस्कार दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया बाफ्टा के तहत? तो जोआना एस्केनलाल, आफ्टर लव की जो एक्ट्रेस थी जोआना एस्केनलाल, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। बाफ्टा पुरस्कार 2022 होगा। बाफ्टा पुरस्कार 2022 के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग, तो सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना एस्केनलाल, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जैन कैम्पियन, ये भी सही है। तो ई ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है ए कोडा, बी ऑप्शन नोमैडलैंड, सी ऑप्शन है द पावर ऑफ द डॉग, डी ऑप्शन है किंग रिचर्ड। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोडा। द पावर ऑफ द डॉग को मिला है बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड, और ऑस्कर मिला है कोडा मूवी को। अब हम लोग यहाँ पे चार्ट में देखेंगे बेस्ट फिल्म ऑस्कर अवार्ड, यहाँ पे 75वां या हो जाएगा 94वां, ये हो जाएगा 2022, ठीक है। तो 94वें ऑस्कर पुरस्कार में 2022 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार द पावर ऑफ द डॉग के डायरेक्टर जेन कैम्पियन को दिया गया। और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार बाफ्टा में भी उन्हें ही मिला है और ऑस्कर में भी उन्हें ही मिला है। यहाँ सिमिलर है, हम लोग कुछ चीज़ को सिमिलर मिलाएंगे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो ऑस्कर पुरस्कार में भी बिल स्मिथ को मिला और बाफ्टा में भी बिल स्मिथ को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला है वह ऑस्कर पुरस्कारों में द आइज ऑफ टैमी फे की एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसिका चेस्टन। और ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का भी पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें विदेशों की फिल्मों को पुरस्कार दिया जाता है। इसमें ही भारत की फिल्में नामांकित होती है। तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म में जापानी फिल्म जो है ड्राइव माई कार, इसको मिला है। और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म में पुरस्कार एनकांटो को मिला है। तो याद रखिएगा बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, ये दोनों बाफ्टा और ऑस्कर में सिमिलर है, बाकी सब अलग अलग है। जहां बाफ्टा में द पावर ऑफ द डॉग को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, वहीं ऑस्कर में कोडा फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। एक बार देखते हैं प्रश्न के माध्यम से। 94वें ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? कोडा, ड्राइव माई कार, द पावर ऑफ द डॉग, किंग रिचर्ड। तो सही उत्तर है ड्राइव माई कार, जापानी मूवी को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं 2022 के 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जैन कैम्पियन, द पावर ऑफ द डॉग, इनको बाफ्टा में भी बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया और ऑस्कर में भी बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार इन्हीं को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बिल स्मिथ को। और 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जेसिका चेस्टन को ही मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बाफ्टा में किसे मिला था? तो जोआना एस्केनलान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 94वें ऑस्कर पुरस्कार में किस भाषा की भारतीय फिल्म कुंजगल को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि की गई थी? तो कौन सी फिल्म थी, वो किस भाषा की थी? फिल्म तो कुंजगल थी, किस भाषा की? तो सही उत्तर है ऑप्शन आए आपके सामने, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। सही उत्तर है दोस्तों तमिल फिल्म है कुंजगल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में प्रविष्टि दी गई थी भारत की, लेकिन यह पुरस्कार जीतने में सफल नहीं हो सकी। 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ए ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्राइव माई कार, तो यह गलत है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है कोडा को और सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म में यह पुरस्कार दिया गया है ड्राइव माई कार, जो कि जापानी फिल्म है। तो ए ही ऑप्शन गलत है। हम लोग अभी देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जेन कैम्पियन, ये भी सही है। तो ए गलत है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है कोडा को।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च 2022 को के अवसर पर कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 व 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? 25, 14, 29, 32। तो सही उत्तर है दोस्तों 29। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट सेवाएं हेतु कुल मिलाकर 28 पुरस्कार, 14 वर्ष 2020 के लिए और 14 वर्ष 2021 के लिए। 28 पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया? 29 महिलाओं को, चुनिंदा महिलाओं को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पुरस्कार प्रदान घोषणा की गई और यह पुरस्कार रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया, जो कि भारत के राष्ट्रपति है, माननीय राष्ट्रपति। वर्ष 2020 के लिए पुरस्कृत महिलाओं में बिहार की अनीता गुप्ता भी शामिल है। तो जो नारी शक्ति पुरस्कार 2020 में दिया गया है 14 श्रेणियों में, उसमें बिहार की अनीता गुप्ता भी शामिल है। नारी शक्ति पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2020 के लिए प्रदान किए गए नारी शक्ति पुरस्कारों में बिहार की एकमात्र महिला शामिल है, जिनका नाम है, तो अभी हम लोगों ने देखा, अनीता गुप्ता। बिहार के भोजपुर जिला के आरा की रहने वाली अनीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार उन्हें ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के क्षेत्र का वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार किस गणितज्ञ को प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो फ्रांसिस कैरे, डेनिस पार्नेल सुलिवन, भूपेंद्र यादव, प्रोफेसर नारायण प्रधान। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, डेनिस पार्नेल सुलिवान। अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवान को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा 23 मार्च 2022 को की गई। ये है डेनिस पार्नेल सुलिवान। वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? फ्रांसिस कैरे, डेनिस पार्नेल सुलिवान, भूपेंद्र यादव, प्रोफेसर नारायण प्रधान। तो सही उत्तर है दोस्तों फ्रांसिस कैरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स टाइम्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? श्रीमती निर्मला सीतारमण, अडार पूनावाला, समीना हमीद, दीपेंद्र गोयल। तो यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों अडार पूनावाला को। और इकोनॉमिक्स टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड टोटल 6 श्रेणियों में दी जाती है। यहाँ 6 श्रेणी में कौन कौन से? तो बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की वित्त मंत्री है। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अडार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ है। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर यह मिला है ग्रीस मातृभूथम के संस्थापक ग्रीस मातृभूथम को मिला है, और जो कि फ्रेश वर्क्स के संस्थापक व सीईओ है। बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है समीना हमीद को, और यह कौन है? सिप्ला की एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन। कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है इन्फोसिस को, और स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है दीपेंद्र गोयल को, और यह दीपेंद्र गोयल कौन है? जोमैटो के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक टाइम्स स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अभी हम लोग देखा कि जोमैटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल को यह पुरस्कार दिया गया है। 31वां जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भूपेंद्र यादव, प्रोफेसर नारायण प्रधान, देवाशीष पांडे या अनुपम उपाध्याय। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रोफेसर नारायण पांडे। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार 50 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है। बीबीसी की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू को बीसीसी द्वारा सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी चुना गया है। हाल ही में लेग स्पिनर क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया। उनका निधन किस देश में हृदयघात से हो गया? वैसे तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, लेकिन उनका निधन जो है किसी दूसरे देश में हुआ। आपको देश का नाम बताना है। ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, इंग्लैंड में, थाईलैंड में। तो सही उत्तर है दोस्तों थाईलैंड में। ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर यानी शेन वॉर्न ने 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेट तथा 194 वनडे में 294 विकेट लिए हैं, और टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में यह श्रीलंका के मुरलीधरन के बाद दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न, सीबीआई ने 6 मार्च 2022 को एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के किस पूर्व प्रबंध निदेशक को अपने कार्यकाल के दौरान गोपनीय सूचना लीक करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया? शोभा मुदगल, चित्रा रामकृष्णा, चित्रा स्वरूप, शोभा सरदेसाई। तो सही उत्तर है दोस्तों चित्रा रामकृष्णन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? मोटे अनाज के रूप में, दाल, गेहूं या चावल? तो सही उत्तर होगा दोस्तों मोटे अनाज।
35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2022 किस राज्य में संपन्न हुआ? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या बिहार? तो सही उत्तर है दोस्तों हरियाणा में। हरियाणा के सूरजगढ़ क्राफ्ट मेला 2022 में थीम स्टेट का दर्जा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त हुआ? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, केरल? तो जो सूरजगढ़ क्राफ्ट मेला जो हरियाणा में संपन्न हुआ उसमें थीम स्टेट मिला था जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरजगढ़ में 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक चले इस क्राफ्ट मेले का थीम स्टेट जम्मू कश्मीर था, जबकि पार्टनर देश कौन सा था? तो उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन भी है कि इस क्राफ्ट मेले में साझेदार देश का दर्जा किस देश को प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 90वां प्रश्न, भारत और किस देश ने धर्म गार्डियन संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 में भाग लिया? तो भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? ऑप्शन है आपके सामने जापान, उज्बेकिस्तान, फ्रांस या श्रीलंका? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जापान। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अप्रैल 2022 में जो महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास भारत ने किए उसमें किसके साथ और किस नाम से किए? तो धर्म गार्डियन जो युद्धाभ्यास है वह जापान के साथ होता है और कर्नाटक के बेलगाम में हुआ। स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास जो है एस फॉर स्लाइनेक्स, एस फॉर श्रीलंका, श्रीलंका के साथ भारत करता है और यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। दसलीक इसका तीसरा संस्करण युद्धाभ्यास जो कि उज्बेकिस्तान के साथ भारत दसलीक नामक युद्धाभ्यास में भाग लेता है और इसका ताज़ा जो संस्करण था वो उज्बेकिस्तान के यानागिरियक में किया गया। लिमितिये नामक युद्धाभ्यास भारत सेशेल के साथ करता है, इसका 9वां संस्करण अभी सेशेल्स में संपन्न हुआ। और वरुण नामक युद्धाभ्यास भारत फ्रांस के साथ मिलकर करता है और इसका 20वां संस्करण अभी अरब सागर में संपन्न हुआ है। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन माध्यम के देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 9वां स्लाइनेक्स 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो एस फोर मैंने बोला था स्लाइनेक्स और एस फोर श्रीलंका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा स्लाइनेक्स, श्रीलंका के साथ भारत करता है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलीक 3 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो दस्तलीक जो सैन्य अभ्यास है वो भारत उज्बेकिस्तान के साथ करता है। वरुण 2022 भारत और किस देश के बीच होने वाला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जिसका 20वां संस्करण हाल ही में अरब सागर में संपन्न हुआ? तो यह फ्रांस के साथ भारत इसमें भाग लेता है और इसका हाल ही में अरब सागर में संपन्न हुआ है। लिमितिये 2022 भारत और किस देश के बीच होने वाला संयुक्त सैनिक अभ्यास है जिसका 9वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है? तो लिमितिये जो है भारत सेशेल्स के साथ करता है और अभी हाल ही के में सेशेल्स में इसका 9वां संस्करण संपन्न हुआ है। हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कितने कामगारों को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 प्रदान करने की घोषणा की गई? 2018 के लिए अभी घोषणा की गई है अप्रैल 2022 में। तो कितने लोगों को 2018 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा? 96, 141, 72, 144। सही उत्तर है दोस्तों 96। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है वो 3 अवार्ड देती है। कौन कौन? विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार तथा तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खान से संबंधित। तो इसमें 2018 के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत कुल 18 पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ए श्रेणी में 5 पुरस्कार, बी श्रेणी में 8 पुरस्कार तथा सी श्रेणी में 15 पुरस्कार, टोटल 28। और वर्ष 2018 के लिए 28 विश्वकर्मा पुरस्कार कुल 96 कामगारों द्वारा साझा किया गया। हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कितने कामगारों को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2018 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो हम लोग ने देखा कि 3 पुरस्कार दी जाती है, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खान से संबंधित। तो हम लोगों ने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार तो देख लिया जिसमें 96 कामगारों को दिया गया। अब हम लोग बारी है आते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2018 कितने लोगों को दिया गया? 96, 141, 72, 144। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 141। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2018 यह पुरस्कार 12 श्रेणियों में दिया जाता है। वर्ष 2018 के लिए कुल मिलाकर 141 कामगारों को, जिसमें 80 विजेता और 61 उप विजेता को पुरस्कार दिया गया, तो टोटल 141 हो गए। हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017, 2018, 2019 व 2020 को मिला करके कुल कितने कामगारों को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खान, ये अलग पुरस्कार है, इसमें खान से जुड़ा है, खान से वाले श्रमिकों को दिया जाता है, प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो टोटल इन 4 सालों के लिए 2017, 18, 2019 और 2020 के लिए पुरस्कारों की घोषणा इस बार की है।
कितने लोगों को दिया गया? 96, 141, 72, 144। तो सही उत्तर है दोस्तों 144 लोगों को यह पुरस्कार देने की घोषणा राष्ट्रीय जो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? मस्कट, ओमान, दिल्ली, भारत, बीजिंग, चीन, दोहा, कतर। तो सही उत्तर है दोस्तों मस्कट, ओमान में। देख लेते हैं विश्व पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 के बारे में। आयोजन स्थान कौन सा था? मस्कट, ओमान। 4 से 5 मार्च 2022 को संपन्न हुआ। और आयोजन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ। पदक तालिका में जो है वो प्रथम स्थान पर चीन रहा। चीन ने कुल 13 पदक, जिसमें 6 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। भारत ने 20 किलोमीटर पैदल की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक, एकमात्र पदक जीता, कांस्य पदक। और कांस्य पदक जीतने वाले टीम के एथलीट कौन कौन से? भावना जाट, रवीना एवं मुनीता प्रजापति। और यह एक रिकॉर्ड है। विश्व पैदल चाल चैंपियनशिप के 61 वर्षों के इतिहास में भारत की महिलाओं का यह पहला ही कोई पदक है। भारतीय महिलाओं ने इससे पहले इस चैंपियनशिप में कोई भी पदक नहीं जीता था 61 वर्षों के इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमान की राजधानी मस्कट में 4 से 5 मार्च 2022 के बीच आयोजन विश्व पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो टोटल 13 पदकों के साथ चीन शीर्ष पर रहा। विश्व पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में भारत कुल कितना पदक जीता? तो मात्र 1 पदक जीता, वो भी कांस्य पदक। और एक महिलाओं ने टीम में जीता और 61 वर्षों के बाद। ठीक है। 27 मार्च 2022 को संपन्न नई दिल्ली मैराथन 2022 में पुरुष वर्ग में फुल मैराथन का विजेता कौन रहा? नितेंद्र सिंह रावत, अनीश थापा मगर, अनिल कुमार सिंह, अनिल जिंदल। तो सही उत्तर है दोस्तों नितेंद्र सिंह रावत। 7वां एशियाज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस मैराथन दौड़, जिसे नई दिल्ली मैराथन 2022 के नाम से दिया गया, इसमें फुल मैराथन में पुरुष वर्ग का विजेता नितेंद्र सिंह रावत थे और फुल मैराथन में महिला वर्ग के विजेता ज्योति ग्वाटे थी। वहीं हाफ मैराथन में पुरुष वर्ग के विजेता रूपन देवनाथ थे, तो वहीं हाफ मैराथन में महिला वर्ग के विजेता तासी लाडोल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 मार्च 2022 को संपन्न नई दिल्ली मैराथन प्रतियोगिता 2022 में महिला वर्ग में फुल मैराथन के विजेता कौन रही? तो हम लोग ने देखा ज्योति ग्वाटे। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने भारत के लक्ष्य सेन को फाइनल में पराजित करके जीता? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुनल विदित सरन, जो कि थाईलैंड के खिलाड़ी है। यहां पे हम लोग चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि इस महीने में जो भी बैडमिंटन टूर्नामेंट हुए उसके कौन कौन से बैडमिंटन टूर्नामेंट हुए। जर्मन ओपन बैडमिंटन, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप और स्विस ओपन। तो जर्मन ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल में विजेता कौन रहे? कुनावल विदित सरन। और जिसमें भारत के खिलाड़ी उप विजेता रहे हैं वहां हम लोग उप विजेता का भी नाम लेंगे। तो जर्मन बैडमिंटन के फाइनल में कौन पहुंचे थे? भारत के लक्ष्य सेन, और इन्हीं को हराकर थाईलैंड के इस खिलाड़ी ने जीता। और महिलाओं वर्ग में विजेता कौन रही? तो चीन की ही बियंग याए। वहीं ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग के विजेता कौन रहे? विक्टर एक्सेलसेन, जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी है। और यहां भी फाइनल में इनको किसको हराना पड़ा? तो भारत के लक्ष्य सेन को। और महिलाओं में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती? तो जापान की अकाने यामागुची। और तीसरा जो खिताब था वो स्विस ओपन, ये अप्रैल 2022 में ये 3 चैंपियनशिप हुए हैं बैडमिंटन से संबंधित महत्वपूर्ण। तो स्विस ओपन में पुरुष वर्ग के विजेता कौन थे? जोनाथन क्रिस्टी, जो कि इंडोनेशिया के खिलाड़ी है। और महिला वर्ग की खिलाड़ी कौन जीती? तो स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत की पीवी सिंधु विजेता रही महिला वर्ग में। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ही बियंग याने, चीन की खिलाड़ी, इन्होंने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेलसेन, डेनमार्क के खिलाड़ी ने जीता। फाइनल में इन्होंने भारत के लक्ष्य सेन को पराजित करके खिताब जीता। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो जापान की अकाने यामागुची। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने जीता। और इसी में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो भारत की पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप ग्रुप 1 प्लेऑफ मुकाबले में भारत ने किस देश को पराजित करके विश्व ग्रुप में अपना स्थान बनाया? तो भारत ने डेनमार्क को पराजित करके विश्व के प्लेऑफ में अपना जगह बना लिया है। 13वां शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन 4 से 13 मार्च 2022 के बीच कहां संपन्न हुआ? तो यह खेल चीन के बीजिंग में आयोजित हुआ था। और एक बार हम लोग देख लेते हैं 13वां शीतकालीन पैरालंपिक खेल, जो कि 4 से 13 मार्च 2022 के बीच चीन के बीजिंग में संपन्न हुआ। तो मेजबान देश कौन था? चीन। खेलों का शुभंकर क्या था? श्वे रियान रयान, ये आप याद कर लीजिएगा। मस्कट। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं। रूस व बेलारूस को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि इसी समय यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया था, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने इन दोनों देशों पर बैन लगा दिया इस खेलों में भाग लेने के लिए। कुल 46 देशों
के कुल मिलाकर 564 खिलाड़ियों ने इन खेलों में भाग लिया। भारत का कोई भी खिलाड़ी इन प्रतियोगिता में भागीदार नहीं था। आगामी 14वां शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन 2026 में इटली के मिलान और कोर्टिना 2 शहरों में आयोजित किया जाएगा। तो 2026 में 14वां शीतकालीन ओलंपिक इटली में होगा। इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में 6 स्पर्धाएं इसमें होती हैं। ये 6 स्पर्धाओं के नाम हैं। पदक तालिका देख लेते हैं हम लोग। तो पहले स्थान पर चीन रहा टोटल 61 पदकों के साथ। दूसरे स्थान पर यूक्रेन रहा टोटल 29 पदकों के साथ। और तीसरे स्थान पर कनाडा रहा टोटल 25 पदकों के साथ। चीन ने 18 स्वर्ण, 20 रजत और 23 कांस्य पदक जीते। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने निम्न में से किस देश या देशों के 13वें शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? रूस, बेलारूस, ए और बी दोनों, यूक्रेन। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग में आयोजित 13वें शीतकालीन पैरालंपिक खेलों के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो टोटल 61 पदकों के साथ चीन शीर्ष पर रहा। 2 नंबर पर यहाँ 2 नंबर पर यूक्रेन और 3 नंबर पर कनाडा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आगामी 14वां पैरालंपिक खेल 2026 में किस देश में आयोजित होगा? तो इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में आयोजित 2022 की पहली फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती? फेरारी के सी लेक्लर्क, फेरारी के सी से जूनियर, रेडबुल के एम बफस्टेन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा फेरारी के सी लेक्लर्क बहरीन ग्रां पी फार्मूला 1 रेस का खिताब जीता। मार्च 2022 में आयोजित सऊदी अरब ग्रां पी फार्मूला 1 रेस किसने जीता? तो इसने रेडबुल के एम बफस्टेन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता 2022 का आयोजन 26 फरवरी से 8 मार्च 2022 के बीच कहां पे संपन्न हुआ? तो मिस्र के काहिरा में संपन्न हुआ। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के वर्ष 2022 की पहली विश्व कप निशानेबाजी आयोजन 26 से 28 मार्च 2022 तक मिस्र की राजधानी काहिरा में हुआ। इसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत व 1 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। भारत ने कुल कितना पदक जीता? 7 पदक, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल था। हाल ही में काहिरा में संपन्न ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर। 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता भारत ने। काहिरा में संपन्न ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितना पदक जीता? तो 7 पदक जीता। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? दिव्या देशमुख, प्रियंका नुटकी, साक्षी चिंगलाते या राही सरनोबत? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रियंका नुटकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120वां प्रश्न, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा भारत में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी बीमारी को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य बताया गया है? 2023 तक, 2025 तक, 2026 तक, 2030 तक? तो सही उत्तर है दोस्तों 2025 तक भारत से ट्यूबरक्लोसिस को समाप्त कर दिया जाएगा। इसका लक्ष्य भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने निर्धारित किया है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस सर्वाधिक आयु जो कि के योग गुरु को पद्म श्री से सम्मानित किया है? और इन योग गुरु का उम्र कितना था? 125 वर्ष। स्वामी शिवानंद, स्वामी योगानंद, स्वामी विद्यानंद, स्वामी हृदयानंद? तो सही उत्तर है दोस्तों स्वामी शिवानंद को 125 वर्ष की आयु में पद्म श्री से सम्मानित किया। भारत के किस राज्य में पहली बार कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने के लिए 2022-23 के बजट में धन आवंटित किया गया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल? तो सही उत्तर है दोस्तों केरल। केरल भारत का ऐसा पहला राज्य है जो अपने यहाँ चयनित स्थानों पर पर्यावरण अनुकूल कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने जा रहा है तथा 2022-23 के बजट में इसके लिए केरल ने 6 करोड़ का प्रावधान भी रखा है। भारत के किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने को मालदीव में स्पोर्ट्स आइकन से मार्च 2022 में सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, सुरेश रैना। मध्य एशिया का वह पहला देश कौन है जिसने तालिबान सरकार के राजदूत को अपने यहाँ मार्च 2022 में मान्यता दी? तो ऑप्शन है आपके सामने उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान ऐसा मध्य एशिया का पहला देश बन गया है जो कि तालिबान सरकार के राजदूत को अपने यहाँ मान्यता दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा किस देश में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना करने का निर्णय लिया है? भारत, चीन, अमेरिका, जापान? तो भारत में WHO द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना करने का निर्णय लिया है WHO द्वारा। दोस्तों आज की जो प्रश्न श्रृंखला थी वो 125 ही थी। तो इसी के साथ आज के मई 2022 का प्रतियोगिता दर्पण समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।